फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। कल हमने आपको इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया था। आज हम शुरू कर रहे हैं इतिहास में मध्यकालीन समय का या मध्यकालीन साम्राज्य था, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में कुछ प्रश्नों की जानकारी हम आपको देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन को देख के बिना ऑप्शंस के शायद आपने आंसर गेस कर लिया होगा। ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं: 1196, 1216, 1206 या 1210। और इसमें दोस्तों जो आपका सही जवाब होगा वो होगा 1206, यानी 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। अब मैं आपको गुलाम वंश से संबंधित कुछ जानकारियाँ दे दूँ कि गुलाम वंश वो किस समय का राजवंश था। वो था मध्यकालीन भारत का, ये आपका मध्यकालीन भारत में है। और इसका जो पहला शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों इसमें थोड़ी सी जानकारी आप साझा करिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने खुद यहाँ पर शासन नहीं किया था। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था तराइन के युद्ध में, उस समय उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर शासन करने के लिए छोड़ दिया था। और तब से गुलाम वंश का जो पहला शासक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता है। उम्मीद है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो इसी क्रम में हम अगले प्रश्न को देखते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। फाउंडर आज के समय में आप लोग जानते होंगे। संस्थापक कौन था? बलबन फिरोज शाह, आराम शाह या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसके बारे में मैंने जानकारी आपको दे दी है दोस्तों। आंसर आप गेस कर चुके होंगे। आपका सही जवाब क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको जानकारियाँ दी थी। आप इनके बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के लिए पिछले वीडियोज़ को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आपको बताना है कि ये किस वंश की शासका थी। तो विकल्प आपके सामने है दोस्तों: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या लोदी वंश। और मैंने पहले ही आपको अवगत करा दिया है कि मैं आज कौन सा वंश पढ़ा रहा हूँ। तो आंसर आपने गेस किया होगा, गुलाम वंश। अब थोड़ा सा मैं फिर से प्रकाश डालूंगा रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि इनका जो शासनकाल था वो था 1236 से 1240 के बीच, यानी 4 साल इन्होंने शासन किया था, 5 साल 1236 से 40 तक। और किसकी पुत्री थी दोस्तों? या थी इल्तुतमिश की पुत्री। और पर्दा प्रथा को इन्होंने नहीं माना था, ये सीधे अपने दरबार में जाती थी और सेनाओं से संबंधित सारी जानकारियाँ इन्होंने प्राप्त की थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका प्रयोग भी कर सकें। तो ये कुछ जानकारियाँ थी रजिया सुल्तान के बारे में। तो देखते हैं इसे अगले प्रश्न में। गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों गुलाम वंश को एक और नाम से जाना जाता था। वो नाम क्या है कि तुर्क साम्राज्य, मामलुक साम्राज्य, सैयद साम्राज्य या गौरी साम्राज्य। तो मैंने आपको कल बताया था कि 4 वंश जो आते हैं वो तुर्क में आते हैं और एक अफ़गान में आता है, 5वां लोदी वंश। तो इसमें आपको साम्राज्य बताना है कि गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो होगा मामलुक वंश। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में अगली कड़ी को हम देखते हैं कि दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना किसे हरा कर की गई थी। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी मैंने पहले आपको दे दिया था पहले प्रश्न में ही। ऑप्शंस आपके सामने हैं: शिवाजी, बाणभट्ट, पृथ्वीराज चौहान या महाराणा प्रताप। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने आंसर गेस कर लिया होगा। और 5 सेकेंड हम आपको समय दे रहे हैं। जिन्होंने आंसर नहीं गेस किया है आप फटाफट आंसर बताइए। आपका सही जवाब होगा इसमें पृथ्वीराज चौहान। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं पृथ्वीराज चौहान के बारे में।
कि पृथ्वीराज तृतीय जो थे उन्हीं को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का जो शासनकाल था वो था 1178 से 1192 तक। 1178 से 1192 तक मैंने कल ही बताया था आपको कि कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, कुछ टॉपिक्स आप नोट कर सकें, कुछ जानकारी आप नोट कर सकें। और ये चंदेल के राजा जो थे परमदिरदेव, उनके ये खिलाफ रहते थे पृथ्वीराज चौहान। और जब गौरी वंश का शासक मोहम्मद गौरी से इनका तराइन का युद्ध हुआ था, तो जब मोहम्मद गौरी ने इन पर आक्रमण किया तो इन्होंने उस आक्रमण को रोका और तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में उनको हरा भी दिया। लेकिन जब फिर दोबारा 1192 में तराइन का युद्ध हुआ, तराइन की लड़ाई हुई, तो उस समय मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और फिर बाद में उन्हें मार भी डाला था। और उनको मारने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपना शासन शुरू किया था। तो गुलाम वंश की स्थापना किसे हराकर हुई थी? पृथ्वीराज चौहान को। इससे कुछ जानकारी जो मैंने दी उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे भी जा सकते हैं एग्जाम में। देखते हैं इसी क्रम में आज के हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न संबंधित है दोस्तों कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ये किसका गुलाम था? इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, आराम शाह या इनमें से कोई नहीं। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम था वो था मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने भी आपको बताई थी, थोड़ी सी और जानकारी आप ले लीजिए इनके बारे में कि मोहम्मद गौरी, जिसको हम शहाबुद्दीन के नाम से भी जानते हैं, इसको शहाबुद्दीन के नाम से भी जानते हैं, ये अफ़गान का सेनापति था। 12वीं शताब्दी में अफ़गान का सेनापति था। और जब इसने 1191 में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया लेकिन विजय नहीं पा पाया, तो विजय इसको प्राप्त हुई थी 1192 में, पराजित कर दिया था उसने। और पराजित करने के बाद क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को जीता हुआ राज सौंप कर चला गया था। कहाँ चला गया था दोस्तों? आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 1192 तराइन का युद्ध लड़ने के बाद मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना राजपाट सौंप कर कहाँ चला गया था? तो आपका जवाब होगा गजनी चला गया था। कहाँ गया था दोस्तों? गजनी चला गया था। इसी क्रम में देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश ने कितने वर्ष तक दिल्ली पर राज किया? 5 वर्ष ने राज किया था मध्यकालीन भारत में, जिसमें से पहला जो गुलाम वंश है वो कितने वर्ष तक राज किया? 84 वर्ष, 76 वर्ष, 92 वर्ष या 63 वर्ष? बहुत से लोगों को जवाब शायद पता भी होगा। मैं आपको 5 सेकंड के लिए समय दे रहा हूँ दोस्तों, आप आंसर बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दीजिए। आपका जो सही जवाब होगा वो होगा 84 वर्ष। और इसमें जो राजाओं ने या बादशाहों ने, बादशाह बोले आते हैं, बादशाहों ने जो शासन किया था उसमें आप कॉपी और पेन अगर नहीं लिए हों तो मैं 2-4 सेकंड का समय दे रहा हूँ, फटाफट लेके बैठ जाइए और पॉइंट्स नोट कर लीजिए। इसमें जो शासन किया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 से शुरू हुआ था। आपको पता होगा गुलाम वंश, तो उसने शासन किया था 1206 से 1210 तक। उसके बाद जो शासन किया गया इल्तुतमिश के द्वारा वो किया गया था 1210 से 1236 तक। और फिर अगले जो बादशाह ने शासन किया वो सुल्तान फिरोज ने किया। और सुल्तान फिरोज 1236 में शासन किया था, क्योंकि दोस्तों वो थोड़ा सा आलसी था। और आलसी होने के कारण, बना तो राजा था वो अपनी माता के कारण बादशाह बना था, और आलसी होने के कारण वो राजपाट चलाने यानी अपना शासन करने जाता नहीं था। इसके बाद कुछ ही महीनों तक वो था, फिर उसी समय रजिया सुल्तान को बनाया गया था, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। इनको उत्तराधिकारी बनाया गया था और इन्होंने जब शासन किया रजिया सुल्तान ने, तो 1236 से 1240 तक शासन किया। और उसके बाद जब नंबर आया तो शासन किया बहराम शाह ने। और बहराम शाह के बाद आप नोट कर लीजिए, अलाउद्दीन मसूद शाह ने शासन किया था। किसने? अलाउद्दीन मसूद शाह ने शासन किया था। और अलाउद्दीन मसूद शाह ने शासन किया था 1242 से 1246 तक। और दोस्तों 1246 के बाद का जो शासन हुआ वो गयासुद्दीन बलबन का हुआ,
इसने 1265 से 1290 तक शासन किया। गियासुद्दीन बलबल ने, जिसको गियासुद्दीन बलबल भी कहते हैं, उसने शासन किया था 1265 से 1290 तक शासन किया था। ये कुछ जानकारियाँ मैंने आपको बताई के बारे में। देखते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न को, और सबसे आखिरी जो शासक था उसको मैं अगले प्रश्न में बताऊंगा कि गुलाम वंश का सबसे आखिरी शासक कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंत किस वर्ष हुआ, समाप्ति कब हुई थी। दोस्तों, ये समाप्ति हुई थी वो हुई थी 1277, 1282, 1290 या 1301 में। आंसर आपने गेस कर लिया, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको जानकारियाँ भी दी हैं। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा 1290 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। मैंने कुछ देर पहले बताया कि इसके बारे में आपको जानकारियाँ साझा करूँगा। नासिरुद्दीन शाह, गियासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन क्यूमर्स, इल्तुतमिश। अभी मैंने आपको गियासुद्दीन बलबन तक 1290 में आपको बताया था, लेकिन गियासुद्दीन बलबन के बाद भी एक ऐसा शासक है जिसने कुछ समय तक, यानी 1290 में ही सबसे आखिरी शासक जो था, कुछ समय तक जो शासन किया था वो किया गया था शमसुद्दीन क्यूमर्स के द्वारा। तो शमसुद्दीन क्यूमर्स के द्वारा शासन किया गया था, और ये एक 3 साल का बालक था, 3 साल का बालक था। फिर उसके बाद आप जानते होंगे कि गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया। तो खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की दोनों आंखें फोड़ दी। उस 3 साल के बालक की दोनों आंखें फोड़ दी थी, और फिर अपने सल्तनत का राजा बन गया था। और इसके साथ ही जब 1290 का सन लगा तो वहाँ से खिलजी वंश की स्थापना हो गई थी। तो खैर, खिलजी वंश के बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी गुलाम वंश के बारे में कुछ जानकारी आपको देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि मोहम्मद गौरी के लिए किस युद्ध ने दिल्ली पर शासन का मार्ग बनाया। तो इसकी में आप आंसर देखिए, पानीपत का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, या तराइन का पहला युद्ध, या खानवा का युद्ध। तो मैंने जानकारियाँ जो दी उसमें शायद आपने आंसर गेस कर लिया होगा। इसमें आपका जो सही जवाब होगा तराइन का दूसरा युद्ध। दूसरा युद्ध लड़ने के बाद जीत गया और फिर उसने शासन शुरू कर दिया था दिल्ली पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में किसको हराया था। ये प्रश्न जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें ये पूछा जा रहा है आपसे कि पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया, ना कि मोहम्मद गौरी ने किसको हराया। तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था किसको, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी को। जो 1191 का युद्ध था, तराइन का प्रथम युद्ध, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और उसके बाद तुरंत अगले साल ही 1192 में जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान पे, तब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। यानी 1191 में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार, और 1192 में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने खलीफा से, खलीफा एक पद होता है दोस्तों बादशाहों में, इसके बारे में मैं इतिहास में आपको बताऊंगा, कि शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था, किस सुल्तान ने प्राप्त किया था। फिरोज तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो होगा इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने अपनी जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए किसे नियुक्त किया था। मैंने आपको बता ही दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह, बहादुर शाह जफर। फटाफट आंसर बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी आंसर। आपका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था, और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही, आप जान लीजिए कि इस शासन की, गुलाम वंश की, मामलूक साम्राज्य की नींव डाली थी। और इल्तुतमिश के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको बताऊंगा कि वो ऐबक का दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, और उसने जो शासन किया था वो 1211 से 1236 तक शासन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, क्या मोहम्मद गजनी। अभी मैंने दोस्तों इससे पहले प्रश्न में आपको बताया था कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, और मेरे इसके पिछले वीडियो में भी आपको इसका जवाब मिलेगा। तो आपका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में थोड़ी जानकारियाँ दी कि ये 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इसने शासन किया था, और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। लेकिन दोस्तों इसमें एक फैक्ट आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि दामाद होने के बावजूद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनको उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, और घोषित नहीं कर पाया था। उस समय उनकी मृत्यु हो गई, तो उसकी मृत्यु होने के बाद आराम शाह को उत्तराधिकारी बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह को उत्तराधिकारी बनाया गया। लेकिन ये बात कुछ लोगों को नामंजूर थी, जो दिल्ली के तुर्क सरदार थे और वहाँ के जो नागरिक थे, उनको इस बात से असहमति थी कि आराम शाह को उत्तराधिकारी बनाया जाए। उन्होंने इल्तुतमिश को, जो कि उस समय बदायूं का सूबेदार था, ये बात आप जान लीजिए कि इल्तुतमिश उस समय बदायूं का सूबेदार था, उनको बुलाया। किसने बुलाया? तुर्कों सरदारों ने और वहाँ के नागरिकों ने बुलाया और राज सिंहासन पर बैठा दिया, यानी उनको शासन शुरू करवा दिया। फिर उसके कुछ समय बाद दोस्तों आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच एक जगह है जो कि जड़ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर दोनों में संघर्ष हुआ, जिसमें आराम शाह को बंदी बनाया गया। इल्तुतमिश आराम शाह पर भारी पड़ गया और उसने आराम शाह को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद अपना शासन करने लगा 1211 से 1236 तक। तो इतिहास का आज ये प्रश्न हमारा को समाप्त होता है। इसी सीरीज़ में आपको कल गुलाम वंश से संबंधित और भी प्रश्न मिलेंगे। उम्मीद है आपको इतिहास से संबंधित वीडियो समझ आ रहे होंगे, आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।